नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप सामान्य अध्ययन विशेषांक के तहत पॉलिटी और भारत का इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। 3 लेक्चर आप लोगों के आधुनिक भारत के इतिहास को आपको मिल चुके हैं और ये चौथा लेक्चर आप लोगों के बीच में आ रहा है। कल हम लोगों ने बंगाल का प्रथम विभाजन पढ़ लिया था और यहाँ से आगे जो गवर्नर जनरल के कार्यकाल है उसके तहत जो प्रश्न हैं उनको अन्य तथ्यों के साथ कोरिलेट करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं गवर्नर जनरल के पार्ट 2 को। तो आज का प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुई थी। याद रखिएगा यहाँ पे शब्द मुस्लिम लीग की स्थापना आ गई है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पे कोरिलेट कर लिया जाए। हुआ ये कि बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, तो उसके बाद आगा खां तृतीय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शिमला गया और किससे मिलने गया? लॉर्ड मिंटो से मिलने गया और वो डेट है 1 अक्टूबर 1906 की। वहाँ इस प्रतिनिधि मंडल ने मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक कुछ विशेष व्यवस्था की बात की। वो विशेष व्यवस्था पृथक निर्वाचक मंडल जैसी बातें थी। लॉर्ड मिंटो ने यह आश्वासन दिया कि हम आपके लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल वापस आ गया और उसके बाद ही ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और कहाँ पर हुई? ढाका में हुई। और इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आगा खां ने किया था। मुस्लिम लीग से संबंधित यहाँ पर अधिवेशन से 2 प्रश्न और आते हैं। एक तो ये पूछता है कि 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। और 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1909 में पारित किया गया था। पूर्व के लेक्चर में हमने इसको आप लोगों से विस्तार से चर्चा की थी। संक्षिप्त रिवीजन में फिर से कर दे रहा हूँ कि ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये 1909 में आया था और इसकी कहानी यह है कि 1905 में जब कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो उसके स्थान पर मिंटो को, और विरोध होने लगा यहाँ पे, तो उसके स्थान पर मिंटो को वायसराय बना के भेजा गया। और जो ये मार्ले मिंटो नाम आप सुन रहे हैं इसमें 2 लोगों की बातें हो रही हैं। इसमें जो मार्ले हैं ये भारत सचिव हैं और जो मिंटो हैं ये वायसराय। और इसी के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अधोलिखित को सुमेलित है, देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था दिए थे और ये कब दिए थे? 1793 में। आज वायसराय कंप्लीट करने के बाद कल हम लोग अंग्रेजी शासन में जो भूमि व्यवस्था थी उसको पढ़ेंगे, तो हम लोग स्थायी बंदोबस्त को पढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पे चर्चा आ गई है तो थोड़ा समझ लिया जाए कि स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो 1 मई 1793 को आई थी और ये व्यवस्था लगभग 19% इलाकों पर ये काबिज थी, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा थे और बाद में इसको उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में भी स्थापित किया गया। ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो कॉर्नवालिस के समय में आई थी और इस व्यवस्था में जो मूलभूत बातें थी वो क्या है कि इसमें जो भूमि कर की व्यवस्था थी उसमें 10/11 भाग सरकार के पास जाता था और 1/11 भाग जमींदार के पास जाता था। और इस व्यवस्था में और किस नाम से इसको उल्लेखित किया जाता है? तो इसे स्तंभरारी व्यवस्था भी कहते हैं और इसे चिर स्थायी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक जिक्र किया है कि कॉर्नवालिस के समय में ये व्यवस्था आई थी, तो भाई कॉर्नवालिस के समय में और क्या काम हुए थे उनको भी समझ लिया जाए। तो ये कॉर्नवालिस जो है इसी के समय में भारत में ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई थी। यदि कल के लेक्चर में आप लोगों को याद है तो मैंने एक बात की चर्चा की थी कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, लेकिन उस पर विशाल इमारत यानी संरचना बनाने का काम कॉर्नवालिस ने किया था। तो जो भारत में ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की स्थापना की बात है ये उसी संरचना का एक हिस्सा है। इन्हीं कारणों के कारण ये बात कही जाती है। अगला है कि इसमें कॉर्नवालिस को न्यायिक क्षेत्र में पृथक्करण के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी की थी और कॉर्नवालिस जो था वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसकी चर्चा हमने पहले की है। उस समय कॉर्नवालिस का ही समय था और कॉर्नवालिस की समाधि जो है वो गाजीपुर में है।
ठीक है, तो इतनी बातें आपको कार्नवालिस और स्थायी बंदोबस्त से संबंधित याद रखनी चाहिए। एक बात और याद आ रही है कि स्थायी बंदोबस्त जो था, इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था मजबूत हुई और ये जमींदार जो थे वो भूस्वामी की तरह जो है बनकर उभरे। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में था, 1803 से 1805 के बीच में, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, ये अधिकतर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड डफरिन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1885 में बनी थी तो उस समय ये था। अगला है, और कल के लेक्चर में हमने ये संक्षिप्त में जब हम लोग चार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? ए ह्यूम के समय में, ठीक है। और इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है। इन बातों को आप रिकॉल करते रहिए। अगला है लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था जो 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में 5वीं जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई थी। आपको याद आ रहा होगा 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना प्रारंभ हुई थी और 1881 से रेगुलर जनगणना हुई और ये 5वीं जनगणना हार्डिंग के समय में। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अब यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड को जब हमें देखना है तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको विस्तार से जानने की आवश्यकता है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जिक्र आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जरा समझ लिया जाए, भूमिका बना ली जाए, तो आगे जब ये मुद्दा आएगा तो आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे वहाँ पे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को समझने के लिए थोड़ा सा और इतिहास में पीछे चलने की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं पीछे इतिहास में, और लगभग हम आपको 1919 की तरफ लेके चल रहे हैं, या थोड़ा सा और पीछे चलिए। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था और उस समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 को ये कानून बना, रॉलेट एक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। और यही प्रश्न में पूछ रहा है कि इस समय वायसराय कौन था जालियांवाला बाग समय, और उस समय भी जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो चैम्सफोर्ड ही वायसराय था। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अब भाई इसको काला कानून क्यों कहा जाता है? ये क्या काला दिखता था? काला दिखता तो नहीं था, लेकिन काली नीयत से बनाया गया था। क्या नीयत थी? कि किसी भी भारतीय को राजद्रोह के कार्यों में लिप्त संदेह मात्र के आधार पर उसको गिरफ्तार करने की व्यवस्था थी और उसके बाद 2 वर्ष के कारावास की भी व्यवस्था थी। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून के नाम से जाना जाता है और इसे आतंकवादी अपराध नियम के भी तरह देखा गया था। तो इसका विरोध क्या था? क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत यह थी कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर हमला था, जिसके विरोध में एक आवाज उठी और गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि हम एक देशव्यापी सत्याग्रह करेंगे और उसी के परिणाम स्वरूप प्रथम देशव्यापी सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह जो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ। अब इतनी कहानी जानने के बाद अब हम लोग आते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड पर, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्या हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय? इसी रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत इसका विरोध करने पर, इसी कानून के तहत 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 ऐसे लोकप्रिय नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल थे और दूसरे सैफुद्दीन किचलू थे। उनको ब्रिटिश सरकार ने इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और यह आदेश उस समय किसने दिया था? पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने दिया था। लोगों को लगा कि ये अभी एक्ट बना ही नहीं, तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर इस आधार पर होने लगा तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और ब्रिटिश सरकार के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में जालियांवाला बाग में लोग इसके खिलाफ इकट्ठा हुए और वही आयोजन सभा का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। और वो दृश्य आज भी यदि आप कभी वहाँ जाएं तो वो गोलियों के निशान अभी भी बने हुए हैं। गोलियां चली, कई लोग उसमें डेथ हुए। तो ये थी पूरी जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। एक कहानी के माध्यम से पूरी
चीज़ों को मैंने बताने का इसमें प्रयास किया है। आगे चलते हैं, और निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आगे चल रहे हैं। कह रहे लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अंग्रेजों का विलय किस आधार पे हुआ था? तो ये कुप्रशासन के आधार पे हुआ था 1856 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, क्लाइव और डलहौजी में से किसने विलय की नीति को बनाया था? तो ये डलहौजी के समय में। आपको याद है बेबकत की नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे कहा जाता है। और ये वेलेजली जो थे इसके समय में सहायक संधि आई थी, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। अगला है, भारत में मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल लाइन किस कंपनी द्वारा चलाई गई? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा 1853 में। विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इस्तमरारी बंदोबस्त, अभी हमने आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, चिरस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, और ये कॉर्नवालिस के समय में हुई। विस्तृत चर्चा हो चुकी है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को 1845 से जो 1855 के दौरान किस गवर्नर जनरल के समय में बनी? तो ये डलहौजी के समय में, कल इसकी चर्चा की जा चुकी है। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों के कार्यावधि, जो उनकी कार्य अवधि थी, उनके घंटों में सीमित करने की व्यवस्था की गई? तो इसको कल हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें और आगे कह रहा है कि स्थानीय शासन को आवश्यक नियमों बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कहा गया। वो किसके समय में था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। अब कल हम लोगों ने इसके कल की, अगर आपको लेक्चर ने याद होगा, तो इसमें मैंने आपसे बताया था कि जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है वो 1881 में रिपन के समय में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? कि बाल मजदूरों के कल्याण के लिए। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसके साल में हुई, किसके समय में हुई? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में हुई। कल इस पर चर्चा हुई थी कि लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक सर्वेक्षण में महानिदेशक किसको बनाया था? जॉन मार्शल को। और आगे चल के 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, देखिए जिसकी चर्चा हुई थी आगे 1904 में, किस गवर्नर जनरल में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला देखते हैं, डलहौजी की बेबकत नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल जो राज्य थे उनका क्या क्रम है? क्रम पूछा है, कल मैंने इसकी चर्चा की थी। सतारा सबसे पहला है 1848 में, दूसरा है जयपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और यहाँ पे एक छूट गया है, वो क्या है? और करौली 1855 में, और 1856 में किसको? अवध को, कुप्रशासन के आधार पर। अगला है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय आ ही गया। उस समय अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो कौन था? तो जेम्स आउटरम था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो वो लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। 1869 से 1872 के बीच में कार्यकाल है इसका। और याद रखिएगा, इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो ही बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किसके शासनकाल में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग 1911। याद रखिएगा, इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये राजधानी स्थानांतरण की चर्चा काफ़ी फेमस है, इसको विस्तार से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1910 से लेके 1916 के बीच था। और हुआ क्या कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ, और दिल्ली दरबार में जॉर्ज परचम और रानी विलियम मेरी आई थी। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। याद है आपको, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, और उसे रद्द कब किया गया? 1911 में, इसी के शासनकाल में। और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की बात आई, वो भी अधिनियम 1911 में। लेकिन जो राजधानी ट्रांसफर हुई वो 1912 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पारित कब हुआ था कि राजधानी स्थानांतरण, तो 1911, लेकिन राजधानी स्थानांतरण कब हुई? तो 1912 में। इस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के साथ किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय को ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों के सक्षम माना गया, वो किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ। अगला प्रश्न है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से खिलाफत और असहयोग आंदोलन काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, और आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे विस्तृत, लेकिन यहाँ पर एक इसका ओवरव्यू ले लिया जाए। खिलाफत आंदोलन को 1919 से 1922 के बीच में, और असहयोग आंदोलन को 1920 से 1922 के बीच में माना जाता है। जरा इसको और समझते हैं। सितंबर 1919 में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया,
और उस समिति के जो सदस्य थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खां थे और हसन इमाम थे। और इस समिति की जो पहली बैठक हुई थी वो फजलुल हक की अध्यक्षता में हुई, और इसकी जो अगले दिन बैठक हुई वो गांधी जी की अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आंदोलन का समर्थन करेगी। और 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, उसी दिन असहयोग व खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और दिसंबर 1920 के जो कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, उसी अधिवेशन में इस आंदोलन को समर्थन भी मिल गया था। और ये अध्यक्षता किसने की थी नागपुर वाले अधिवेशन की? तो राघवाचार्य ने की थी। और इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव उस नागपुर अधिवेशन में किसने रखा था? तो चित्तरंजन दास ने रखा था। ये जो असहयोग आंदोलन था, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ का असहयोग करना, ठीक है, यानी कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, यानी विरोध करेंगे। तो विरोध के जो 2 तरीके थे, एक सकारात्मक था, एक नकारात्मक था। सकारात्मक क्या हो सकता है भाई? चूंकि जहाँ गांधी जी हैं वहाँ इन सब चीज़ों की होना तय है। तो सकारात्मक कार्यक्रम यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई कि हम लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे इसमें। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात हुई, यानी कि जो दलित समुदाय के साथ जो छुआछूत जैसी समस्या की थी उस समय, उसके उन्मूलन के लिए प्रयास करेंगे। और चरखा काटा जाएगा, मतलब चरखा बांटा जाएगा और सूत काटा जाएगा, ठीक है। और नकारात्मक में क्या थी कि हम लोग उपाधि वापस कर देंगे, हम लोग अपनी नौकरी छोड़ देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को देखा। जब यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, उसी बीच जब ये चल रहा था, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर कुछ पुलिस चौकी पर हमला हो गया। और गांधी जी को अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ना था। उन्होंने इस घटना को हिंसात्मक देखते हुए ये निर्णय ले लिया कि हम अब इसको रोल बैक करेंगे। और उन्होंने बारदोली प्रस्ताव के अंतर्गत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इसके कारण उनको मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का विरोध भी सहना पड़ा। और इसी आंदोलन के दौरान याद रखिएगा कि जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, उसी तरीके से गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, कैसरे हिंद और जमनलाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। और इसी आंदोलन के दौरान एक इंटरेस्टिंग घटना हुई, मैं उसका जिक्र जरूर आप लोगों के साथ करूंगा, कि गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान ये निर्णय लिया था कि वो अब आजीवन लंगोट धारण करेंगे। और एक बात और, गांधी जी का इस समय जब वापस लिया तो लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन में जो चीज़ों के बहिष्कार की थी, तो उन्होंने इसको कहा था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है। जो विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही थी, उसको इन्होंने कहा कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है। चलिए आगे चलते हैं। मैं तो केवल ओवरव्यू देने चाह रहा था, लेकिन घटनाएं एक दूसरे के साथ कोरिलेट होती गई तो एक विस्तृत चर्चा हो ही गई यहाँ पे। ये अच्छा भी रहेगा, आगे जब भी आएगा तो आपको ये पूरी घटनाएं याद रहेंगी। आगे चलते हैं। केरल में मोपला विद्रोह 1921 की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। अगला प्रश्न है, संभलपुर में जो अंग्रेजों का विलय कब हुआ था? तो ये 1849 में। सतारा सबसे पहले हुआ था 1848 में। अवध 1856 में कुप्रशासन के आधार पे। झांसी 1853 में, ठीक है, यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया हुआ था, तो 1854 था, तो नियरेस्ट 1853। अगला प्रश्न है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और आसाम तक एक नया प्रांत बनाया गया। अब यहाँ बंगाल विभाजन 1905 कल हमने चर्चा की थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। उसमें एक बात और यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी घोषणा जो हुई थी वो शिमला में हुई थी, जुलाई 1905 में। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ हुई थी, तो शिमला में। और कब हुई थी? तो जुलाई 1905 में। और बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में। यानी दोनों तिथियों पर आप अपनी पैनी नज़र रखिए। और इस बंगाल विभाजन में 2 हिस्से बने थे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था वो आज वर्तमान में बांग्लादेश है। ये उस समय की व्यवस्था थी, ठीक है। यहाँ पूर्वी बंगाल शब्द आ गया था, इसलिए इसको पूरा विस्तृत मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। मैंने कल आपसे कहा था
कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उससे संबंधित जो भी रिलेशन होगा वो मैं उस समय चर्चा कर दूंगा। अब देखिए, कल के चर्चा में पूर्वी बंगाल शब्द नहीं आया था, तो मैंने बंगाल विभाजन में पूर्वी बंगाल की चर्चा नहीं की थी, आज कर दी। अब वो कंप्लीट हो गया और आगे चलते हैं। लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सही है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन का पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये ब्लामफील्ड फुल्लर था। देखिए, आ ही गया, बंगाल में पूर्वी बंगाल और दूसरा क्या था? पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो लॉर्ड विलिंगटन द्वारा। अब यहाँ आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी? तो 1885 में। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में, ठीक है। और तमाम बातें जो अभी तक हम लोग ने चर्चा की है, आगे हम लोग कांग्रेस को विधिवत अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र 1925 में किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में कब आगमन हुआ था? साइमन कमीशन के बारे में कल हम लोगों ने एक चर्चा, डिटेल चर्चा आप लोगों से की थी कि साइमन कमीशन भारत आने के पीछे क्या कारण था। साइमन कमीशन जो भारत आया उसकी थोड़ा और इतिहास में पीछे से आपको थोड़ा सा कोरिलेट कराते हैं। एक 1919 का अधिनियम आया था। ये साइमन कमीशन उसी की क्या व्यवहारिक धरातल पर कैसे लागू है उसी की जांच के लिए आया था। और ये जो साइमन कमीशन है इसका गठन 1927 में हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। ये थी हम लोगों की साइमन कमीशन की, और आगे जैसे आएगा उसको कोरिलेट करके विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1929 में हुई थी। ये याद रखिएगा, फैक्ट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 में। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो पहले तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इल्बर्ट बिल किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। इसमें क्या कहा गया कि यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार जो है वो भारतीय मूल के न्यायाधीशों को भी दे दिया गया। अगला है कि सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित कर देते हैं। चार्ल्स मेटकाफ, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। अब जैसे आपने देखा होगा चार्ल्स मेटकाफ, तुरंत आपने समझ गए होंगे आप लोग कि चार्ल्स मेटकाफ के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। इसने प्रेस पर जो पहले जब ये शासनकाल में आया तो इसके पहले जो प्रेस पर प्रतिबंध लगे थे उसको इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अगला है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था 1765, और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। कल की क्लास में हमने इसकी विस्तृत चर्चा भी की थी और ये भी हमने आपसे जिक्र किया था कि ये रॉबर्ट क्लाइव वही क्लाइव है जो बंगाल का पहला गवर्नर था और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इस तरह की चर्चाएं कल की गई थी, तो आप उसको समयानुसार रिकॉल करते रहिए, एक दूसरे की जगह है वो कोरिलेट करते रहिए। देखिए आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको दोहराने की जो समस्या है ना उससे भी काफ़ी हद तक जो है निजात मिलेगी। ठीक है, इस टेंडेंसी को विकसित कीजिए और जिन व्यूवर्स के अंदर ये टेंडेंसी होगी वो मेरे इस भाव को समझ भी रहे होंगे। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा के लिए। अब यहाँ जब अंग्रेजी शिक्षा की बात आई तो एक यहाँ पे तथ्य समझ लिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का नाम 2 लोगों से जुड़ा है, एक विलियम बेंटिंग भी, और कहीं कहीं परीक्षाओं में देखते होंगे आप लोग कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले का भी नाम आता है। तो क्या था दोनों का रिलेशन, इसको समझ लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 के समय में था और मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वो कब बनाया गया? 1835 में। यहाँ सन नहीं लिखा है, आप लोग इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि यहाँ पर जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया मैकाले की अनुशंसा पे कराया गया। ठीक है, तो यानी और किसका कार्यकाल था? विलियम बेंटिंग का था। ठीक है, यानी अनुशंसा किसकी थी अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने की? मैकाले की। लेकिन कार्यकाल किसका था? तो बेंटिंग का था। अब आप दोनों रिलेशन को कोरिलेट कर रहे होंगे। अब यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल की बात आ गई तो थोड़ा सा बेंटिंग के बारे में समझ लिया जाए। ये सामाजिक सुधार के प्रमुख इसको माना जाता है और सती प्रथा पर प्रतिबंध जो 1829 में लगा था वो इसी के कार्यकाल में लगा था। अब देख लीजिए 1828 से 1829, अगर आपको कोई भी एक तथ्य याद है, जैसे मान लीजिए अगर आपको यही याद है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध 1828 और 1829 में लगा था, तो आप तुरंत कोरिलेट कर लेंगे कि 1829 में लगा था यानी इसी के आसपास इसका कार्यकाल होगा। तो कई बार जब कार्यकाल का क्रम या मिलाने को लिए आता है तो आप इस तरह की तथ्यों को जो याद है उससे भी कोरिलेट कर लिया करें। अगला है कि स्लीमैन समिति की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर, ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही कार्यकाल में दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1833 भी पारित हुआ था। कल के लेक्चर में हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन ये पारित हुआ था 1843 में एलन बरो के समय में। विस्तृत चर्चा हो गई। चलते हैं लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905। अब आपको पूरी बातें इस दिमाग के सामने आ रही होंगी। बंगाल विभाजन कि शिमला में लागू हुआ, बोले इसकी घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, ये सारी बातें। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। अब यहाँ गोलमेज सम्मेलन की बात आ गई तो थोड़ा इसको कोरिलेट कर लिया जाए। इसीलिए आज के इस उसमें मैंने जो भू राजस्व जैसी व्यवस्था थी उसको आज मैंने न लेके उसको सेपरेट कल के लेक्चर में लूँगा, क्योंकि जब इस पर चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा विस्तार से कर लिया जाए, ताकि केवल प्रश्न मात्र तक ही सीमित हम लोग का ये लेक्चर न रहे। उसको हम लोग इतना विस्तार दे लिया जाए कि ताकि हम लोगों का काम चल जाए, और ये क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। चलिए, गोलमेज सम्मेलन की बात हुई है। गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो इरविन के समय में हुआ था, और ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच। और इस पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और ये गोलमेज सम्मेलन इसी के लॉर्ड इरविन के प्रयासों से हुआ था। और एक चीज़ और, पिछले बार के किस पेपर में पूछा गया था ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ये शायद पीसीएस या आरओ के पेपर में पूछा गया है। थोड़ा सा इस प्रश्न को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये किस पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, मतलब ये क्या टॉपिक था? तो ये लॉर्ड इरविन के प्रयास से साइमन कमीशन पर विचार के लिए बुलाया गया था। इस तथ्य को अब आप याद रखिएगा, क्योंकि जब एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है तो वो कई सारे अलग अलग आयोगों में वो प्रश्न घूमता रहता है, ठीक है। और अगला क्या है कि इसमें एक चीज़ और बात आप याद रखिएगा कि इसका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसका उद्घाटन जो था वो जॉर्ज पंचम ने किया था। अभी जॉर्ज पंचम उस समय के ब्रिटिश सम्राट थे, और अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी तो आप बताएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। हाँ, ये वही मैकडोनाल्ड जो रेस्टोरेंट है ना, उसी से आप लोग को रिलेट करके याद रख लीजिएगा। हम भी उसी से याद किए थे, और ये उस समय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इतनी चर्चा हो गई। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब हमने अभी जिक्र किया कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तो इसका कोई सार्थक परिणाम भी नहीं निकला। अगला प्रश्न मुझे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं। तो उसके बाद वायसराय इरविन आए, उन्होंने गांधी जी से बात किया, और इरविन को ये मालूम था कि जब तक कांग्रेस इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब तक इसका कोई सार्थक महत्व नहीं होगा। और गांधी जी की भी पैनी नज़र थी कि बिना हमारे गए और बिना कांग्रेस के इन्वॉल्व हुए ये लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए एकदम डटे रहो। सबने अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, वो एकदम जोर शोर से चल रहा था। और इसी बीच तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच में समझौते की बात आई, और वो दिन था 5 मार्च 1931। इस गांधी इरविन समझौते को एक और नाम से जाना जाता है, उसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसका क्या परिणाम हुआ गांधी इरविन समझौते का कि सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ, और समुद्र के जो तटीय प्रदेशों में बिना नमक करके उन्हें नमक बनाने की अनुमति मिल गई। कल के लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि जो सबने अवज्ञा था, गांधी जी को इसी बात पे दिक्कत थी कि इस कानून पे कि भाई जब वो नमक बनाएंगे तो उस पर कोई कानून टैक्स नहीं देंगे, तो वो भी गांधी जी की व्यवस्था मान ली गई। अब इसके बाद गांधी जी तैयार हो गए कि चलिए ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम चलेंगे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ, और गांधी जी बंबई बंदरगाह से एसएस राजपूताना हवाई जहाज पे बैठे और लंदन के लिए रवाना हुए। वहाँ पे चर्चा हुई, लेकिन कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाया, और गांधी जी तुरंत वापस आए और खाली हाथ आए। इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ, और यहाँ आने के बाद उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 शुरू कर दिया। इसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भी भेज दिया गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन जो ये पार्ट 2 शुरू हुआ था, ये लास्ट में मई 1934 में समाप्त होता है पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसी बीच एक घटना और घटी कि 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड, यही वो जो वहाँ का प्रधानमंत्री था उस समय, ने एक मैकडोनाल्ड अवार्ड, या इसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं, वो जारी किया। इसमें क्या व्यवस्था थी कि दलित जातियों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। गांधी जी को यरवदा जेल में इस बात की सूचना मिली। गांधी जी समझ गए कि अंग्रेज अब ये तोड़ने की राजनीति पर उतर आ चुके हैं। 1909 में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल देके एक अलग व्यवस्था स्थापित की, फिर 1919 में ईसाई और इन लोगों को,
और अब यहाँ पे दलित समुदाय के लिए इन्होंने एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। गांधी जी समझ गए थे कि ये लोग तोड़ने पर उतर आ गए हैं, फूट डालो और राज करो की नीति का ये है। गांधी जी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। जिन लोगों को आमरण अनशन ना समझ में आ रहा हो, आमरण का मतलब है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। और किसी मुद्दे पर भारत में गांधी जी का ये पहला आमरण अनशन था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। किसके विरुद्ध में था? ये मैकडोनाल्ड अवार्ड या इसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। अब जब इसकी सूचना बाहर गई कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो फिर लोगों ने प्रयास किया कि भाई समझौता हो जाए। तो फिर चूंकि दलित समुदाय से बिलोंग कर रहा था मैटर, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तैयार किया गया। और वो दिन था 24 सितंबर 1931 को, जिस दिन गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में समझौता हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और हुई, पता नहीं ये हमारे व्यूवर्स को इस बात की जानकारी है कि नहीं है, और मैं इसका जिक्र कर देता हूँ कि दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर साहब और हिंदू जाति की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी इन दोनों लोगों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, लेकिन हस्ताक्षर इन दोनों लोगों के हुए थे। ये था हमारा पूरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और ये पूरी व्यवस्था। डिटेल में मैंने एक कहानी के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कोरिलेट भी किए होंगे। अपने किसी डायरी या नोट्स में जो ये अतिरिक्त फैक्ट मैं बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जिस दिन आप इस वीडियो को और अपने दिए गए फैक्ट को दोनों को ऐड करके रिवाइज करेंगे, आप लोगों को निश्चित तौर पर इसमें अच्छा लगेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसके काल में 1935 का अधिवेशन का आम चुनाव 1936 और 37 में हुआ था? तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो का समय था। अब यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो की बात हुई है, तो जरा इसके कार्यकाल को भी समझ लीजिए कि इसका कार्यकाल 1936 से 1943 के बीच में था। अगला प्रश्न है कि इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसको गवर्नर जनरल के रूप में भेजा था? तो लॉर्ड माउंट बेटन को भेजा था। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसराय का सही क्रम क्या है? अब कई बार इस क्रम को लेके जो स्टूडेंट हैं उनकी बात आती है कि ये याद नहीं रहता है, और मैं अधिकतर उनसे चर्चा करता हूं, और आज ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों से भी इस बात का जिक्र करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो उसको कोरिलेट किया जाता है। जैसे देखिए, अब मैं यहाँ पे साबित करूंगा अपनी बात को। पहला नाम दिया है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। अब आपको सबको इतनी बार चर्चा हो चुकी है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। कोरिलेट कर दीजिए कि लॉर्ड कर्जन 1905 से संबंधित है, तो 1899 से 1905 होगा। अगला जिक्र है लॉर्ड हार्डिंग का, 1910 से 1916 के बीच में। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी ट्रांसफर हुई थी 1911 में, जो इम्प्लीमेंट हुई 1912 में, हार्डिंग का समय था। दिल्ली दरबार भी हुआ था उस समय। अब यहाँ से आपने तुरंत कोरिलेट कर दिया, आपको जिक्र तुरंत आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 में। अगला है लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 में। अब इरविन की चर्चा आज की वीडियो में हमने कर दी, इतने जगह हो गई कि गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इरविन के ही प्रयासों से प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो आप इसके नजदीक तो ले ही जा रहे हैं ना कि भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ, वो अगर इरविन के समझौता प्रयासों से हुआ, यानी इरविन 1930 में एग्जिस्ट कर रहे थे एज ए वायसराय, तो यानी कि इस ड्यूरेशन में वो फिट होंगे, तो आप तुरंत कोरिलेट कर लेंगे। तो इस तरह से कालानुक्रम जैसे प्रश्न जो पीसीएस या आरओ में आते हैं, इसको आप लोग सही करें। और आज के पैटर्न में ये देखा जा रहा है कि कई बार होता है क्रम बताने के लिए कहा जाता है कि क्रम बताइए कि कौन सी घटना कब हुई थी और क्या। तो इसको जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे ना, तब तक इसमें फंसे रहेंगे, दिक्कत होगी। और जरा कोरिलेट करके प्रयास करिए, निश्चित तौर पर आपको आसानी होगी। आगे चल रहे हैं, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल विभाजन के समय। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन, डफरिन, हार्डिंग और लॉर्ड मिंटो ने किसने पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के लिए की थी? तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लॉर्ड मिंटो के समय में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909। और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। और मार्ले क्या थे? जॉन मार्ले, जिनको क्या कहा जाता है? भारत सचिव थे। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। अगला प्रश्न है भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। अगला प्रश्न है पीट्स इंडिया एक्ट किसके समय में? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में। अब जैसे वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद आया, वैसे आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये वही वॉरेन हेस्टिंग है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। मतलब बंगाल के गवर्नर से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था ये वॉरेन हेस्टिंग। आपको कल की क्लास तुरंत रिकॉल होनी चाहिए।
और इसका कार्यकाल क्या था वॉरेन हेस्टिंग का, 1772 से 1785। और इसी वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। और इसी वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। इस प्रकार के तमाम आंकड़े जो है उसको तुरंत कोरिलेट कीजिए। और जब आप पढ़ते हैं ना तो एक बार वीडियो चला लिए, अब दूसरी बार चलाइए तो तुरंत कोरिलेट करिए, उसको रोक लीजिए, पॉज करके कोरिलेट करिए, ठीक है। अब जैसे वॉरेन हेस्टिंग का नाम आया, तुरंत मेरे दिमाग में कई सारे तथ्य यहाँ पे हैं। अब बार बार उसको रिपीट करने से वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, अब यही है व्यवगत की नीति, ठीक है। सबसे पहले किसको लिया था, सतारा को। अगला है इल्बर्ट बिल रिपन के समय में। अब इल्बर्ट बिल में क्या पूछा गया था, इल्बर्ट बिल में भारतीय जो जज थे उनको जो विदेशी व्यापारी थे या जो विदेशी लोगों की केस को भी हैंडल करने की इजाजत भारतीय जजेस को मिल गई थी। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब लॉर्ड लिटन का नाम आ गया, अब इसने इसको लागू किया था। अब भारतीयों की जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो गतिविधियां थी उनको रोकना ये चाहता था। और रिपन, आज की क्लास यहीं तक रहेगी और ये गवर्नर जनरल और वायसराय का पूरा जो दोनों पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, यानी पूरा पार्ट कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हम लोग अंग्रेजी समय में जो भू राजस्व की व्यवस्था थी उसको अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे आज के इस लेक्चर में और कल के लेक्चर में हमने पूरा वायसराय और उसके कार्यकाल को देखा, उससे संबंधित जो भी शब्दावली आती गई उसको मैं इलेबोरेट करता गया। निश्चित तौर पे आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और निश्चित तौर पे अपने लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए की जा रही ये निःशुल्क मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।